उन डॉक्यूमेंट्स के बिना लोन तो प्रोसेस होगा ही नहीं। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? बिना कोलेटरल के भी लोन मिल जाता है, होती हैं वो, आई थिंक मोस्ट डिफिकल्ट टू फाइंड होती हैं और मोस्ट इजी टू गेट होती है। वो स्कॉलरशिप्स ऐसी होती है जो ओके, इज इट पॉसिबल कि इंटरेस्ट ना पे करना पड़े जब तक वो पढ़ रहे हैं? लाइक दिस इज इज इट पॉसिबल? मैंने सुना नहीं आज तक। दिस इज वेरी मच पॉसिबल गुरसाहिब। So hey guys, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे दामिनी महाजन से, who is the co-founder of a company called We Make Scholars. तो बेसिकली उनसे हम डिस्कस करेंगे स्कॉलरशिप्स और एजुकेशन लोन के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार जो स्कॉलरशिप्स होती हैं ये कौन कौन से टाइप की होती हैं और हमें ये स्कॉलरशिप्स कब अप्लाई करनी चाहिए और इन स्कॉलरशिप्स को लेके स्टूडेंट्स के बीच में क्या क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं और मिथ्स होते हैं। देन उसके बाद बात करेंगे कि यार जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जो कि कॉलेजेस वगैरह में कराए जाते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स और एजुकेशन लोन्स किस तरीके से मिलते हैं। एंड देन पूछेंगे कि यार ये जो जीआईसी होती है ये क्या लोन में कवर होती है, अगर होती है तो किस तरीके से होती है। एंड देन फाइनली बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए जब वो एक एजुकेशन लोन अप्लाई करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यार दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो मेक श्योर ये वीडियो ढंग से एंड तक देखना ध्यान से, और अगर देख नहीं सकते ना तो ईयरफोन लगा के ध्यान से सुन लेना, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। Okay, so thank you Damini for coming on my channel. So finally we are making this video. Like कब से प्लान कर रहे थे। So सबसे पहले आप मेरे को अपने बारे में बताइए, like your background, your educational background particularly, and then what do you do right now? And जो आपने मेरे को बताया थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में, like We Make Scholars, तो वो किस तरीके से आपने स्टार्ट की कंपनी? ठीक है, सो थैंक यू गुरसाहिब। आज ये वीडियो बना के मुझे भी आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि आपका चैनल तो मैं हमेशा देखती रहती हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद यू ऑन दिस कोलैब। थैंक यू। तो गुरसाहिब, आई एम करंटली को फाउंडर ऑफ वी मेक स्कॉलर्स, सो दैट इज़ अ स्टार्टअप विच आई रन। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आई थिंक जो हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं वो भी उनके लिए भी इंस्पायरिंग होगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मैं यूके गई थी 2012 में, 2012 टू 14, 1 ईयर का मास्टर्स था। तो उस टाइम पे आई अप्लाई टू अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स, तो बहुत सारा ऑलमोस्ट मतलब 500 स्कॉलरशिप्स मैंने देखी होंगी डिफरेंट पोर्टल्स में, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, फाउंडेशंस वगैरह की वेबसाइट में, एंड ऑलमोस्ट 40 स्कॉलरशिप्स को अप्लाई किया था। एंड फाइनली आई गॉट अ 100% स्कॉलरशिप। तो 100% स्कॉलरशिप ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, एंड पूरा हमारी ट्यूशन फीस कवर्ड थी मेरी, और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए वो लोग स्टाइपेंड देते थे 1000 पाउंड्स का पर मंथ, एंड ऑल्सो बाद में इंटर्नशिप के लिए भी उन्होंने 2 महीने के लिए लास्ट में 1 साल के बाद कुछ पैसे दिए थे, और वीज़ा की फीस वगैरह भी उन्होंने कवर की थी। तो इट वॉज लाइक अ फुल स्कॉलरशिप। तो जब वो स्कॉलरशिप मिली तो काफ़ी जैसा होता है इंडिया में, जूनियर्स आपसे पूछना शुरू कर देते हैं कि कैसे मिली, क्या किया आपने, कहाँ पे अप्लाई किया। आपके कलीग्स पूछना शुरू कर देते हैं कि अच्छा आप स्कॉलरशिप पे आए, वो कैसे हो गया। तो आई थिंक दैट गेव मी द सेंस कि चलो अभी वी शुड स्टार्ट समथिंग तो टू हेल्प पीपल। तो हमने पहले एक फेसबुक ग्रुप से स्टार्ट किया था। तो इट डिड नॉट लुक लाइक कि ऐसा इसको कुछ बिजनेस बनाना है, तो इट वॉज द मोटिव वॉज जस्ट टू हेल्प। तो बहुत सारे मैसेजेस आते थे, बहुत सारे कमेंट्स आते थे, तो वो आंसर करते करते देन वी रियलाइज्ड कि चलो इसको हम कुछ फुल फ्लेज बना सकते हैं। तो वी केम बैक टू इंडिया, मी एंड माई को फाउंडर, हम दोनों स्कॉलरशिप होल्डर्स थे, एंड हमने 2015 में wemakescholars.com लॉन्च किया। तो स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन हम डालते थे। द एजेंडा वाज कि स्कॉलरशिप सर्च शुड बी इजी, तो वी वांटेड टू मेक अ सर्च इंजन, लाइक गूगल इज़ अ सर्च इंजन, वैसा आप आइए स्कॉलरशिप सर्च करिए उस पोर्टल पे। तो 2015 में वो स्टार्ट किया, एंड देन 2017 के अराउंड 16 एंडिंग में हमें ये रियलाइज़ हो गया कि काफ़ी स्टूडेंट्स को लोन्स में भी प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स आते थे, बोलते थे कि स्कॉलरशिप अप्लाई की हमने और स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो अभी क्या ड्रॉप कर दें क्या प्लान जाने का, तो व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस। तो देन वी रियलाइज्ड कि हाँ, तो हमें तो लगता था कि लोन्स तो बैंक में जाओ, बैंक ईजिली दे देगा, बट देन पीपल स्टार्टेड टेलिंग अस कि गवर्नमेंट बैंक्स में स्पेशली सिनारियो ये है कि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप मैनेजर को जानते हो, तो ही मैनेजर आपको लोन देगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, डजंट मैटर बैंक की क्या पॉलिसी है। हाँ, तो वो हमें लगा कि ये तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, जो नीडी हैं, जिनके पेरेंट्स फार्मर्स हैं, उनको कहाँ से कॉन्टैक्ट्स आएंगे, उनको कौन हेल्प करने वाला है, राइट। तो देन वी स्टार्टेड wemakesscholars.com। तो हमें गवर्नमेंट से फंडिंग थी, तो हमने
वी स्टार्टेड इन अ फुल फ्री मोड, जैसे स्कॉलरशिप ढूंढना फ्री था, लोन्स की हेल्प भी एकदम मतलब फ्री से वी स्टार्टेड। तो दैट्स हाउ vmakesscholars.com करंटली, मतलब हम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं एंड हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को ढूंढने में एंड लोन्स का भी। तो दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर, दिस इज द स्टोरी। सो जिस तरीके से आपने मेरे को बताया कि आपने काफ़ी सारी रिसर्च की हुई है, आपने अपने टाइम पे भी बहुत रिसर्च की थी, अलग अलग स्कॉलरशिप्स वगैरह देखी थी, तो आप मेरे को थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकते हो कि कौन कौन से टाइप की स्कॉलरशिप्स होती हैं, लाइक ऑन अ ब्रॉड कैटेगराइज किया जाए स्कॉलरशिप्स को, तो किस किस टाइप की होती हैं? ओके, सो गुरु साहिब देखो, स्कॉलरशिप इसको मैं दो तरीके की टाइप्स आपको बताऊंगी। पहला तो है कि स्कॉलरशिप किस बेसिस पे मिलती है, उसके बेसिस पे हम 3 टाइप्स में इसको कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है हमारा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ठीक है। उसमें होता है कि अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है फैमिली की, तो उस पर कट ऑफ्स होते हैं कि आपकी फैमिली की इनकम जैसे 4 लाख पर एनम से कम है तो आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जैसे मिल सकती है। तो वो मोस्टली गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या MHRD की, वो सब स्कॉलरशिप्स नीड बेस्ड होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद होती है हमारी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप क्या होती है कि जो स्टूडेंट के मेरिट पे दी जाती है कि भाई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अभी आगे फर्दर एजुकेशन के लिए जा रहा है, तो इसको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाए, ठीक है। और तीसरी हमारी होती है स्पेशल स्कॉलरशिप। स्पेशल स्कॉलरशिप्स क्या होती है कि जैसे अगर किसी का बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में रहा एंड वो स्पोर्ट्स में एक कोर्स करने जा रहे हैं ना, आप उसको मेरिट बेस में बोल सकते हो ना नीड बेस में, तो वो स्पेशल स्कॉलरशिप्स के अंडर आती हैं, ठीक है। और दूसरी कैटेगराइजेशन अगर मैं आपको बताऊं पैरेलली, वो ये है कि सोर्स ऑफ स्कॉलरशिप। से काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि स्कॉलरशिप सिर्फ यूनिवर्सिटी देगी या सिर्फ गवर्नमेंट देगी, बट स्कॉलरशिप ठीक है 50% स्कॉलरशिप जो होती हैं वो यूनिवर्सिटी से आती हैं, ठीक है। बट अगेन 10-20% जो स्कॉलरशिप होती हैं वो गवर्नमेंट से आती हैं। गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट होगी प्राइमरली, बट ऐसा फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट भी होती है। जैसे व्हेन आई वेंट टू यूके, जो मेरी स्कॉलरशिप थी वो यूके गवर्नमेंट की थी, ठीक है। और उसके अलावा जो 30% स्कॉलरशिप होती हैं वो आई थिंक मोस्ट डिफिकल्ट टू फाइंड होती हैं और मोस्ट ईजी टू गेट होती है। वो स्कॉलरशिप्स ऐसी होती है जो ट्रस्ट, फाउंडेशन, इंडिविजुअल फिलेंथ्रोपिस्ट, कोई 5 स्कॉलरशिप देना चाह रहा है, कोई 10 स्कॉलरशिप देना चाह रहा है अपने पैसों से, या कोई हो सकता है साल में 1 स्कॉलरशिप देना चाह रहा है। तो ऐसी स्कॉलरशिप की ना ही कोई मार्केटिंग होती है, ना ही वो लोग कुछ न्यूज़पेपर में ऐड डालेंगे या कहीं पे डालेंगे, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट टू फाइंड होता है एंड स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि कैसे, मतलब कैसे मिल गई किसी को वो स्कॉलरशिप। तो दीज आर द काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स विच आर अवेलेबल। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स में पूछते हैं कि कब स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करना शुरू करें, मतलब पता लग गया कि ये टाइप की कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, अप्लाई कब करनी है, कितनी जल्दी करनी है। मान लो एक स्टूडेंट है, वो सितंबर 2023 में किसी कंट्री में पढ़ना चाहता है, तो कितनी जल्दी वो अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करे स्कॉलरशिप के लिए? सो गुरु साहिब, आई थिंक स्कॉलरशिप अगर आप चाह रहे हो कि आपको एक स्कॉलरशिप मिले, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी टाइमलाइन ही होती है। तो आई थिंक जहाँ पे काफ़ी लोग मिस आउट कर देते हैं, तब तक मतलब स्कॉलरशिप की डेडलाइंस कंप्लीट ओवर हो जाती है जब उनको पता चलता है कि यार आई शुड हैव आल्सो अप्लाइड फॉर अ स्कॉलरशिप। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है एक इंडियन गवर्नमेंट की यूके में पढ़ने के लिए, लेट्स पुट इट दैट वे, एंड सिमिलरली कनाडा के लिए भी है नेहरू स्कॉलरशिप इज देयर। तो वो स्कॉलरशिप जो होती है वो 1.5 साल पहले वो लोग स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे को सितंबर 2012 में जाना था, तो उसकी डेडलाइन थी जून 2011, तो मतलब आप लगा लीजिए 1 ईयर 4 मंथ्स पहले। तो आई थिंक स्टूडेंट्स को एक मिथ रहता है कि स्कॉलरशिप में अगर अप्लाई करना है तो एडमिट लेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो एडमिट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप अगर वो मेरिट बेस्ड है तो वो आपका अभी तक का मेरिट कैसा रहा उसके बेसिस पे दी जा रही है। आपने 12th में कैसा किया, ग्रेजुएशन में कैसा किया, एक्स्ट्रा करिकुलर क्या क्या किया, पेपर पब्लिकेशंस या इंटर्नशिप आपने कैसी की है, एंड तो आपको एडमिट तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना जल्दी आप अप्लाई करो तो वही बेटर है। तो जब आप यूनिवर्सिटीज़ की सॉर्टिंग कर रहे हो, साथ साथ में आप स्कॉलरशिप की सॉर्टिंग भी कर रहे हो। मेरे को एक मिथ बताया स्कॉलरशिप्स के बारे में जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि भाई सिर्फ एडमिट लेटर या ऑफर लेटर चाहिए तभी वो स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो और कोई मिथ्स भी हैं जो स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में दैट डजंट एग्जिस्ट और रियलिटी कुछ और है? ओके, सो आई थिंक एक जो मिथ है सबसे कॉमन जब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की हम बात करते हैं, क्योंकि 80% स्कॉलरशिप्स मेरिट पे दी जाती हैं, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट होना पड़ेगा, मतलब 90-95% आए होने चाहिए तो ही मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है, बट दैट इज एक्चुअली टोटली इनकरेक्ट। सी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हाउ इट वर्क्स इज, लेट्स से यहाँ पे 1000 स्कॉलरशिप्स हैं मेरिट बेस्ड, तो आप उसमें अप्लाई करते हो तो बाकी स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया होगा। लेट्स से कोई ऐसी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है, तो उनको जो एप्लीकेशंस आई उनको हाईएस्ट 80-85% वालों की एप्लीकेशन आई। तो विच मीन्स जब वो मेरिट बेस्ड सिलेक्ट करेंगे तो उनके
आपका अगर आपके 80% आए हुए हैं 10th में या 12th में, तो आपका गुड चांस होगा। सी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है पूल के हिसाब से, तो अगर मतलब मैं एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे को 1000 एप्लीकेशन आई है और मैं टॉप 100 सिलेक्ट कर रही हूँ, तो टॉप 100 हो सकता है मेरे 95% वाले हों, हो सकता है मेरे टॉप 100 ही 80% वाले हों। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द व्हाट आर द कंपेरेटिव चॉइसेस आई हैड व्हेन आई वाज ऑफरिंग द स्कॉलरशिप। द अदर मिथ व्हिच आई फील इज लाइक लोगों को ऐसा लगता है कि इट इज़ फुल और नथिंग, मतलब यहाँ तो मुझे 100% मिलेगी या मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। वो एक तरीके के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये लगता है, तो उनको मैं बता दूंगी काफ़ी पार्शियल स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। बट दूसरे तरीके के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हाँ स्कॉलरशिप पूरा थोड़ी देगा, कौन देगा 10 लाख रुपए, कौन देगा 20 लाख रुपए, राइट। दे फील लाइक स्कॉलरशिप विल बी बेयरली 1 लाख 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि फुल स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है 100% जैसे कि मुझे मिली थी, बट पार्शियल स्कॉलरशिप्स भी काफ़ी स्टूडेंट्स को मिलती है कि 50% ट्यूशन फी वेवर हो गया या $5,000 ट्यूशन फी वेवर हो गया। तो वैसी स्कॉलरशिप्स तो बहुत ज़्यादा नंबर में होती है एंड यू कैन गेट दैट। अगर पार्शियल भी मिलती है तो लाइक इट्स बेटर देन नथिंग, लाइक पूरे तरीके से true. खुद से फंड कर रहे हो, 20%, 30%, 50%, whatever you get, just grab the opportunity. So any money is free money is always good, right? Exactly. ओके चलो ये हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं और इंस्टा पे भी मेरे को डीएम करते हैं कि क्या कॉलेजेस जो होते हैं, जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कनाडा में, अगर मैं कनाडा की बात करूँ क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स कनाडा वाले हैं, तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होता है, तो इनके लिए भी क्या स्कॉलरशिप्स होती हैं? और साथ के साथ स्टूडेंट्स को ना इन कोर्सेज के लिए या इन ऐसे स्पेसिफिक चीज़ों के लिए लोन लेने में भी प्रॉब्लम आती है, तो क्या इनके लिए लोन भी मिल जाते हैं? तो ये दो चीज़ें मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इन प्रोग्राम्स के लिए अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो पहली चीज़ मैं ये बोलूँगी कि कम्युनिटी कॉलेजेस जो होते हैं कनाडा में, वो उनका फोकस मोस्टली डोमेस्टिक स्टूडेंट्स होता है इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। तो उनकी जो स्कॉलरशिप्स ओपन होती हैं, हमारे पोर्टल में भी हैं स्कॉलरशिप्स, बट वो स्कॉलरशिप्स मोस्टली डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए होती है, ठीक है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप ऐसे प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को छोड़ के आप अपनी हमारी इंडियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स या हमारी जो इंडियन ट्रस्ट एंड फाउंडेशंस जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आप उनके लिए पक्का अप्लाई करिए। यूनिवर्सिटी के लिए भी करिए अगर आप एलिजिबल हैं, बट दैट इज जस्ट 50%। अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं भी है आपके लिए कॉलेजेस में, तो रिमेनिंग 50% तो हमारी गवर्नमेंट एंड फाउंडेशन से आ रही है। वो तो दे विल नॉट माइंड कि आप पीजी डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं या सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं, तो दैट इज समथिंग यू शुड अप्लाई। बट अब कॉलेज में स्कॉलरशिप की दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए ये रहता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेकेंड सेमेस्टर में जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेकेंड सेमेस्टर में आके उन्होंने हमें बोला कि मेरे को एक्चुअली नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस में $2,000 ऑफ मिला है क्योंकि मैंने अच्छा GPA मेंटेन किया था या वैसा। तो वो चीज़ भी स्टूडेंट्स हैव टू बी ओपन फॉर दैट कि हाँ ठीक है, आपका टाइम निकल गया, आप टाइम पे अप्लाई नहीं कर पाए, फाउंडेशंस का टाइम मतलब जो डेडलाइंस थी वो निकल गई, आप कनाडा पहुँच गए, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन तो पक्का है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई करो एंड देन यू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप एंड कॉलेज का स्कॉलरशिप एंड गेट इट फॉर सेकेंड सेमेस्टर। तो वो बात रही हमारी स्कॉलरशिप के बारे में। नाउ लोन्स के बारे में बात करें तो डिप्लोमा के लिए जब जैसे ही बैंक वाले लोग डिप्लोमा सुनते हैं ना, तो स्पेशली गवर्नमेंट बैंक, वो थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं, भाई डिप्लोमा के लिए जा रहे हो तुम, नहीं हम नहीं दे रहे, या सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हो, नहीं हम नहीं दे रहे लोन, ठीक है। तो वो आई थिंक एक प्रॉब्लम है बैंक्स के साथ, बट पॉलिसीज़ के हिसाब से देयर इज़ नो लिमिटेशन। पीजी सर्टिफिकेट के लिए भी गवर्नमेंट बैंक्स लोन अप्रूव कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा के लिए भी लोन अप्रूव कर सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक से अप्रूव कर सकते हैं तो मतलब प्राइवेट और NBFCs तो पक्का करेंगे ही, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो गवर्नमेंट बैंक्स ही रहता है डील करना। तो वो चीज़ मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि अगर आपका नियर बाय जो आपके घर के पास एक ब्रांच है, आप वहाँ पे जाके पूछ रहे हैं, तो हो सकता है उनको नॉलेज ना हो, या हो सकता है कि वो ऑलरेडी डिप्लोमा की इतनी इंक्वायरीज आ चुकी हैं कि वो पिस्ड ऑफ हो गए कि भाई ये बच्चे डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, हम नहीं दे रहे लोन, ठीक है। बट वैसा आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो वीमेक्स कॉलेज, आई थिंक दैट वाज आवर एजेंडा टू स्टार्ट, कि ऐसे स्टूडेंट्स को हम राइट गाइडेंस दे पाएँ कि बैंक की पॉलिसी के हिसाब से यू आर एलिजिबल, मतलब आपको बैंक को लोन देना ही पड़ेगा, बैंक कैन नॉट डिनाई यू अ लोन। आपने जो स्कॉलरशिप की बात की थी, कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर या ईयर में परफॉर्म करो, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लेके आया, तो एक सर्वे वगैरह करना था, एक एसे लिखना था मेरे को, तो आई गॉट $1,000 स्कॉलरशिप, लाइक नेक्स्ट फीस से माफ हो गया। तो वी हैव अ लाइफ स्टोरी हियर। या एग्जैक्टली, ओके। सो ठीक है, हमने अभी जैसे लोन की बात की, जैसे प्रॉब्लम होती है, तो एक क्वेश्चन है मेरा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कैसे ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोन के लिए चाहिए, मतलब
उन डॉक्यूमेंट्स के बिना लोन तो प्रोसेस होगा ही नहीं। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? ओके सम लाइक जो भी होते हैं, आई डोंट नो। अच्छा, की डॉक्यूमेंट्स सी ओवरऑल अगर मैं जेनरिक बात करूँ जो सबके पास होते हैं वो तो KYC डॉक्यूमेंट्स बैंक लेगा, पैन कार्ड, Yes. पासपोर्ट कॉपी, ये वो। एंड देन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं तो उसमें स्टूडेंट का 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो वो चाहिए होता है। एडमिट लेटर बैंक को चाहिए होता है आपका लोन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो एडमिट लेटर के बिना दे विल नॉट स्टार्ट, बट अगर स्टूडेंट हमें अप्रोच करते हैं वीमेक्स कॉलेज को तो हम एटलीस्ट उनको बेसिक गाइडेंस दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि एडमिशन से पहले दे वांट टू नो कि उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओनली देन दे वांट टू स्पेंड देयर टाइम एंड मनी ऑन एडमिशन, राइट। तो वो हम बता देते हैं, बट बैंक्स लोन प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते बिना एडमिट लेटर के, ठीक है। दीज आर जेनरिक डॉक्यूमेंट्स। नाउ उसके अलावा को एप्लीकेंट की इनकम डॉक्यूमेंट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं गवर्नमेंट बैंक में या प्राइवेट बैंक में या NBFC में, वो हमेशा आपसे पूछेंगे कि आपके फादर मदर में मतलब अर्निंग आप किसको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बैंक्स एक को मांगते हैं, प्राइवेट बैंक्स दोनों का मांगते हैं, सिबिल स्कोर वगैरह चेक करते हैं। अभी फादर का वो लोग इनकम प्रूफ्स मांगते हैं, जैसे ITR है अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो, अगर वो सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं, फॉर्म 16 चाहिए होता है। 2 साल की ITR आपको लगती है एंड ITR शुड नॉट बी फाइल्ड एट द सेम टाइम, मिनिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए एक ITR फाइलिंग से दूसरी ITR फाइलिंग के बीच में, ठीक है। तो 2 साल की ITR या 3 साल की आप अगर आप पॉसिबिलिटी है तो फाइल कर दीजिए, अगर आप 1-2 साल बाद जाना चाह रहे हैं तो अभी टाइम है तो वो कर दीजिए। अगर नहीं है, फाइनली लेट से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसी सेमेस्टर जाना चाहता है और उसके पेरेंट्स ने ITR नहीं फाइल की, या फार्मर हैं या एग्रीकल्चरल इनकम है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए अगर वो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी या किसी डिसेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो उस केस में हम उनको हेल्प कर सकते हैं विदाउट ITRs ऑल्सो, ठीक है। कुछ पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे, कुछ बैंक्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिल भी लाइक अच्छा आपको एग्रीकल्चरल इनकम कितनी आती है, आप तहसीलदार से लिखवा के लाओ, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी रहती है, बट उस पर मैं आपको 100% नहीं बोलूँगी कि उसके ITR के बिना आपका लोन हो जाएगा, बट 20-30% स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका बिना ITR के लोन हो जाता है। तो दैट इज़ वन थिंग विच आई वांट टू से, इनकम डॉक्यूमेंट। एंड आई थिंक उसके अलावा कोलेट्रल अगर आपका लोन है तो दैट अगेन आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल इन मिथ दैट स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ कोलेट्रल के बेसिस पे ही लोन मिलता है। आई थिंक वो मिथ, हमने स्कॉलरशिप की बात की, बट बिना कोलेट्रल के भी लोन मिल जाता है। और अगर कोलेट्रल रख के भी लेना है तो फैमिली का नहीं है किसी और का है तो भी आप कोलेट्रल लोन ले सकते हैं, बट हमेशा स्टूडेंट बोलते हैं कि रिलेटिव्स क्यों सपोर्ट करेंगे अपना प्रॉपर्टी देके, सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो हाँ, तो कोलेट्रल है तो वो ट्राई करिए। एग्रीकल्चरल लैंड इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज अ कोलेट्रल, बट बाकी और कुछ भी रेजिडेंशियल हाउस प्लॉट कुछ भी है तो वो एक्सेप्टेड होता है। एंड अगर कोलेट्रल नहीं है तो भी आई एम टेलिंग यू 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव अ कोलेट्रल गेट अ लोन, क्योंकि वो बेसिक फैमिली की इनकम एनालाइज करते हैं, स्टूडेंट का फ्यूचर इनकम एनालाइज करते हैं कि ये पे कर पाएगा, जैसे कॉलेज में जा रहा है, जैसे कोर्स में जा रहा है, उसमें बाद में इनकम होगी कि वो पे कर पाएगा या नहीं, तो उस बेसिस पे दे विल अप्रूव द लोन। और एक और चीज़ होती है कि ये जो GIC होती है, जैसे कनाडा में जो स्टूडेंट्स आते हैं, लाइक मेरे को और कंट्रीज़ का तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन कनाडा में पढ़ने के लिए एक GIC भी डिपॉजिट करानी होती है जो लाइक अप्रॉक्सीमेटली $10,000 होती है। लाइक इट्स लाइक अभी के कन्वर्जन रेट के हिसाब से देखो तो 6 लाख रुपीज़ होती है अप्रॉक्सीमेटली। तो क्या वो भी लोन में कवर्ड होती है? मतलब मैंने कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला था नहीं होती है, कुछ कह रहे थे होती है। आप अगर क्लैरिटी दो, लाइक यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस, तो अगर आप एक क्लैरिटी दो इस चीज़। तो सर साहब सी GIC इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड आई थिंक स्टूडेंट्स को जब वो लोन लेते हैं, आई थिंक सबसे उनका कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि GIC कवर्ड होगी या नहीं। तो अभी ये है कि कंडीशन ये है कि जब हम एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसमें फीस का भी कॉम्पोनेंट होना ज़रूरी होता है। तो सिर्फ GIC के लिए आप पूछो लोन मिलेगा तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फीस प्लस GIC के लिए वी कैन गो फॉर इट, ठीक है। नाउ बैंक को जब वो स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं, ब्रांच को बोलते हैं कि हमें GIC चाहिए, पहली चीज़ देखो जी, ये जो बैंक मैनेजर्स हैं इनके एजुकेशन इंडिया में हुआ है, ठीक है। आप उनको एक टर्मिनोलॉजी उनके फेस पे थ्रो कर रहे हो GIC चाहिए, वो बोलेंगे ये कौन सी भाई चीज़ है, ये कौन, हम नहीं दे रहे GIC वगैरह। तो आई थिंक व्हाट वन थिंग दे हैव टू अंडरस्टैंड इज लिविंग एक्सपेंसेस है, GIC इज नथिंग बट लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ 1 ईयर। तो लोन के पॉलिसीज के हिसाब से लिविंग एक्सपेंसेस आर वेरी मच एक्सेप्टेड टू बी कवर्ड, क्योंकि जब स्टूडेंट अब्रॉड जा रहा है उसकी जितनी फीस होती है उतना ही उनका 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंसेस भी होता है ऑलमोस्ट, राइट। तो लिविंग एक्सपेंसेस आर एक्सेप्टेबल टू बी कवर्ड इन अ लोन। मतलब GIC नहीं बोलना, लिविंग एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस बोलना है यार। तो एक मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
जो स्टूडेंट्स को या कोई भी लोन अप्लाई कर रहा है एजुकेशन का, तो वो पता होनी चाहिए चीज़ों के बारे में। मतलब या तो टर्म्स होती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, या फिर इंटरेस्ट रेट वगैरह होगा, मतलब क्या नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट्स को वाइल दे आर अप्लाइंग फॉर अ लोन, क्योंकि एजुकेशन लोन इज़ अ ह्यूज थिंग, लाइक 10 लाख 20 लाख का लोन ले रहे हैं, तो उसके बारे में उनको नॉलेज भी होनी चाहिए चीज़ों के बारे में। ठीक है। तो बैंक से ले रहे हैं, एनबीएफसी से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, तो क्या नॉलेज होनी चाहिए उनको? तो आई थिंक स्टूडेंट्स को ना एक कंपैरिजन, चाहे वो खुद से रिसर्च कर लें, चाहे वो वीमेक्स स्कॉलर्स के आर्टिकल्स पढ़ के कर लें, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर से बात करके कर लें, एक रिसर्च पहले आपको करनी चाहिए ऑन कंपैरिजन। ठीक है। तो नाउ जो वो चीज़ें टर्म्स कस्टमर को पता होनी चाहिए, उसको मैं 2 तरीके में आपको बताऊंगी। पहली जो इमीडिएट चीज़ें हैं, ठीक है, और दूसरी है जो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। तो पहले अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं, तो पहली ये कि आपको इंटरेस्ट कब से पे करना शुरू करना है। ठीक है। जब अगर वो स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है, तो इनिशियली उसके लिए बेनिफिशियल होगा कि पहले जब 1 साल का या 2 साल का कोर्स चल रहा है, उस टाइम पे उसको इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। इज इट लाइक, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा कि इज इट पॉसिबल कि इंटरेस्ट ना पे करना पड़े जब तक वो पढ़ रहे हैं? इज इट पॉसिबल? मैंने सुना नहीं आज तक। दिस इज वेरी मच पॉसिबल गुरु साहिब। गवर्नमेंट बैंक्स में देर इज अ वेरी क्लियर कंडीशन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड इज ऑप्शनल। मोरेटोरियम पीरियड मतलब आपका कोर्स ड्यूरेशन प्लस आपका जो 6 महीने मिलते हैं जॉब ढूंढने के लिए उसके बाद, तो वो उसको मोरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। और उसमें सारे गवर्नमेंट बैंक्स में इट इज़ ऑप्शनल। तो जब बैंक की ब्रांच में जाते हैं वो तो बोलेंगे कि नहीं आप पे कर दो, क्योंकि उनको रीपेमेंट में दिखाना होता है। ठीक है। पर पॉलिसीज के हिसाब से इट इज़ ऑप्शनल। ठीक है। तो आई थिंक दिस इज वन टर्म द स्टूडेंट शुड नो कि भाई जिस बैंक में मैं लोन लेने जा रहा हूँ वो मुझे ऑप्शनल दे रहे हैं या वो मुझे पार्शियल इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो आजकल एनबीएफसीज में कॉन्सेप्ट है पार्शियल इंटरेस्ट का कि आप पूरा मत दीजिए, यू गिव सम अमाउंट। ठीक है। और दूसरा या फिर फुल इंटरेस्ट चार्ज करें। तो मोस्टली प्राइवेट बैंक्स जो हैं इंडिया में वो फुल इंटरेस्ट आपसे मांगते हैं। ठीक है। तो वो क्लैरिटी स्टूडेंट को होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने फिनेंशियल प्लान कर सकता है कि कौन देगा, मेरे फादर पे करेंगे इस टाइम पे, या मैं अब कंडीशन में होऊंगा पे करने के वाइल आई एम स्टडिंग, या फिर हम बिल्कुल पे नहीं कर सकते। उस बेसिस पे दे हैव टू चूज द लेंडर। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोन रीपेमेंट के लिए एक इंसान जब जा रहा है वो उसको इतनी क्लैरिटी नहीं होती कि मैं कितनी इनकम मिलेगी, मुझे जॉब कब मिलेगी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स 10 साल का रीपेमेंट पीरियड सिलेक्ट करते हैं अपने लोन एप्लीकेशन फॉर्म में। अब वो कनाडा जा रहे हैं तो कोई भी 10 साल नहीं चाहेगा कि उसका लोन चलता रहे। जैसे कि आपने जो जब मैंने आपको इंटरव्यू किया आपने बताया कि सबसे पहले आप लोन क्लियर करो, राइट। तो स्टूडेंट कोशिश होती है कि 3-4 साल 5 साल में मैक्सिमम लोन क्लियर कर दिया जाए जॉब मिलने के बाद। तो अब 5 साल में आपको आपका लेंडर लोन क्लोज करने दे रहा है या नहीं करने दे रहा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वो आप अपफ्रंट स्टूडेंट्स अभी नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार कहाँ मैं पे कर पाऊंगा। ठीक है। तो वो टर्म पूछते ही नहीं है लेंडर से कि भाई जब मैं पे करने जाऊंगा आप मेरे को कुछ चार्जेस लगाएंगे क्या। तो वो प्री क्लोजर या प्री पेमेंट जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि वो भी कर सकते हैं, तो काफ़ी लेंडर्स उस पर आपको चार्जेस लगाते हैं। तो वो बोलेंगे कि अब आप 10 साल का लोन 5 साल में पे कर रहे हो तो आपको पेनल्टी देनी है, 2% ऑफ लोन अमाउंट हैज पेनल्टी देनी है। तो वो भी स्टूडेंट्स अगर पहले जान लें तो वो बेटर होगा। नाउ इमीडिएट एक्सपेंसेस में विच द टर्म्स विच स्टूडेंट्स शुड नो इज प्रोसेसिंग फी। उनको लगता है कि लोन मिल रहा है यार, लोन मिल जाएगा तो उसके बाद देखते हैं। लोन मिल जाए, प्लीज आप अपनी प्रोसेसिंग फी एग्जैक्टली तो प्रोसेसिंग फी कितनी है वो सबसे पहले आप पूछ लें। और कुछ हिडन चार्जेस भी रहते हैं, जैसे लोन इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। कोई भी लेंडर, प्राइवेट लेंडर स्पेशली, वो अपफ्रंट नहीं बोलते हैं। तो जब वो स्टूडेंट पे करने जाता है फिर उसको बोलते हैं कि नहीं आपको 70-80 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपए की आपको लोन इंश्योरेंस भी लगेगी। तो वो चीज़ आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं आप पूछ लीजिए कि भाई आपकी लोन इंश्योरेंस मैंडेटरी है तो आप अप्रॉक्सीमेटली आइडिया ले लीजिए कि कितनी होगी। Exactly. So these are some of the charges and terms which students should know about. Yeah. तो बेसिकली यू मीन टू से क्वेश्चन जो भी नॉलेज रखो और क्वेश्चंस पूछो जब आप लोन अपना प्रोसेस करा रहे हो। लाइक यू शुड नो एवरीथिंग और करेक्ट एंड रिसर्च करके रखो। मतलब ऐसा नहीं कि जो लेंडर आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है बस उतने में ही आपका माइंड एंड हो जाए, सोच एंड हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो यार वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।